नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया पर। रात के 9 बज रहे हैं। प्राइम टाइम शो में आप सबका स्वागत है। आज बसंत पंचमी है। आज के दिन कई जगहों पर होली की भी शुरुआत हो जाती है। प्रकृति में भी अलग अलग रंग दिखने लगते हैं। खबरों में भी आज कई रंग लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे संसद से, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर हंगामा हो गया। आपको बताएंगे राहुल ने ऐसा क्या बोला कि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। विदेश मंत्री तक ने उनके बयानों को देश के लिए नुकसानदेह बताया है। इसके बाद आपको महाकुंभ की ओर लिए चलेंगे, वहां की खबरें दिखाएंगे। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी की आज वो तस्वीर दिखी जो बहुत ही खास थी। लोग बाग मौनी अमावस्या के हादसे को भूल गए और आज जमकर स्नान किया साधुओं ने, अखाड़ों ने और लोगों ने बसंत पंचमी पर। और तीसरी खबर एक और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, प्रेरणादायक कहानी है खेल जगत से। खेल जगत में भी एक त्रिवेणी है। दरअसल हम आपको 3 ऐसी घटनाएं दिखाने वाले हैं जिनसे आप आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने बच्चों को खास तौर पर आज अपने साथ जरूर बिठाएं। खेल के 3 किस्से उनकी सोच बदल सकते हैं। और आखिर में दिल्ली चुनाव पर आपको दिखाएंगे एक विशेष रिपोर्ट, दिल्ली दरबार 3 दशक की दास्तान। ये हमारी आज की विशेष रिपोर्ट होगी जो कुछ देर के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं संसद की, जहां राहुल गांधी के एक बयान पर आज खासा हंगामा हुआ। विदेश मंत्री के दौरे को लेकर एक बयान देने के बाद राहुल गांधी ने बाद में खेद भी जताया। लेकिन केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने राहुल पर इस बीच गंभीर आरोप लगा दिए। कहा गया राहुल गांधी सीरियस नहीं है और वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें बोलते हैं। थोड़ा सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। थोड़ा सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। क्या लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सीरियस नहीं है? आखिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्यों बोलना पड़ा? थोड़ा सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय है। आज राहुल गांधी के बारे में 2 बयान दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को सीरियस होना चाहिए, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आपको दोनों ही बयानों के बारे में बताएंगे। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने के बारे में चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते। ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूत ही किया करते हैं। राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन विदेश में वो अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। बयान पर हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने लोकसभा में माफी भी मांगी, लेकिन तंज कसते हुए, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें गंभीर विषय पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. थोड़ा सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय है। कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। एक बार फिर 2 बातों पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी के बारे में 2 बातें कही गयी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष को सीरियस होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए अब जरा राहुल गांधी के ही विदेश दौरे की बात करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक खास बात हुई। 10 साल बाद देश को नेता विपक्ष मिला। पिछले साल करीब दशक भर बाद कोई ऐसा भारतीय नेता अमेरिकी दौरे पर गया जिसे नेता विपक्ष का दर्जा हासिल है। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी भारत के संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं।
लेकिन जिस चुनाव प्रणाली ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र में ये पद नवाजा है, उसके बारे में राहुल क्या राय रखते हैं? हम आपको विदेश में दिए गए 2 बयान सुनाते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा जब हमारे नेता बोलते हैं तो उससे क्या संदेश जाता है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी के पूरे बयान से बस 3 बातें याद कर लीजिए। पहली बात, वो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। दूसरी बात, राहुल गांधी मानते हैं कि यदि चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को 240 सीटें नहीं मिलती। और तीसरी बात, ये चुनाव कंट्रोल्ड थे, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया किसी के नियंत्रण में थी। यानी जिन नतीजों के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं, आत्मविश्वास बढ़ गया, नेता विपक्ष का पद मिल गया, उस पर खुद लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। तो क्या यही वजह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख चेहरा जब कुछ बोलता है तो अपने ही बयान पर घिर जाता है? तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय बात संसद की निकली है तो संसद में आज एक और बड़ी खबर हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पहले संसद में महाकुंभ पर भी आज चर्चा कराने की कोशिश की विपक्ष ने महाकुंभ के भगदड़ का मामला उठाया। विपक्ष ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप भी लगाया, लेकिन इस सब के बीच में ये तय हुआ कि इस पर बाद में बात होगी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा शुरू की जाए। अब बात महाकुंभ की चल रही है तो आपको बता दूं कि आज बसंत पंचमी का दिन था। आज तीसरा अमृत स्नान था और इसमें 2,33,00,000 लोग आज शामिल हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। 29 जनवरी के हादसे के बाद आज प्रयागराज के प्रशासन ने खासी तैयारी कर रखी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अपने कार्यालय से बैठकर लगातार सुबह 4 बजे से ही इंतजामों की निगरानी कर रहे थे, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बसंत पंचमी के दिन आज एनडीटीवी पर एक नहीं, आप 2 त्रिवेणी के दर्शन करेंगे। एक त्रिवेणी तो प्रयागराज की है, जहां सोमवार को बसंत पंचमी का अमृत स्नान संपन्न हुआ, लेकिन दूसरी त्रिवेणी 3 खेलों में सफलता की है। आज हम आपको खेल की उन 3 घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जो बेहद प्रेरक हैं और किसी भी फील्ड से जुड़े हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन पहले आपको प्रयागराज ले चलते हैं। बसंत पंचमी की सुबह संगम पर जो तस्वीर दिखी, अद्भुत दिखी। अमृत स्नान के लिए साधु संत आए, धर्माचार्य आए, सभी अखाड़े और कल्पवासी आए और आमजन ने तो वहां पहुंचकर श्रद्धा का एक विशाल कुंभ बना दिया।
इन सबके बीच महाकुंभ की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 3:30 बजे वॉर रूम में पहुंच गए। योगी लगातार अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। शुरुआत हुई अखाड़ों के स्नान से और उनमें भी पहला नंबर रहा नागा साधु सन्यासियों का। सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़े ने स्नान किया। ये जो अखाड़े हैं ये किस तरीके से अपने शक्ति, अपने वैभव, अपने गौरव का एक प्रदर्शन करते हुए जब संगम पहुंचते हैं तो संगम पहुंचने के बाद ये आगे आगे अपनी धर्म ध्वजा लेकर के चलते हैं और पीछे पीछे ये जो नागा है ये अपने अखाड़ों की जो पहचान है उस पहचान को दर्शाते हुए बढ़ते हैं। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर जय घोष करते साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचते रहे और स्नान के बाद लौटते रहे। इनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूल बरसाए गए। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नाथ त्रिपाठी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है और आज श्री वृंदावन क्षेत्र में होली की शुरुआत है। तो आज ये पूरा वातावरण कितना सुंदर और दिव्य है और घटना के बाद जिस तरीके से पूरा प्रशासन शासन सज्ज होके अमृत स्नान करवा रहा है, ना कोई घटना ना कुछ। और ये साधुवाद है योगी गवर्नमेंट की कि कितने सुंदर तरीके से अमृत स्नान करवा रहे हैं। महाकुंभ के इस आखिरी अमृत स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ हादसे से सबक लेते हुए सरकार और प्रशासन ने किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए खास इंतजाम किए थे। जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ थी वहां जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए थे और पूरे मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में मौजूद संतों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं यही संयम से स्नान करें, सबके जीवन में अमरत्व आए, सात्विकता आए और भारत के प्रति अटूट भक्ति हो। हम आम जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून के हिसाब से चलें, कहीं पर भी जल्दीबाजी न करें, आराम से स्नान करें और पुण्य पाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन विदेशी श्रद्धालुओं का भी उत्साह उमड़ता दिखा। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ध्वजा विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद। तो आपने बसंत पंचमी पे महाकुंभ के रंग देखे, और क्योंकि हम त्रिवेणी की बात कर रहे हैं तो एक और त्रिवेणी में आपको दिखाना चाहूँगा जिसको शुरुआत में हमने जिक्र किया था, और वो त्रिवेणी है खेल की दुनिया से। रविवार का दिन भारतीय खेलों के लिए बहुत शानदार रहा। भारत की जीत का डंका मलेशिया से लेकर हॉलैंड तक बजता रहा। महिला और पुरुष क्रिकेट के अलावा शतरंज में भी भारत की बादशाहत की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो इस बात का एहसास दिलाती है कि भारतीय खेल के मैदान पर एक जबरदस्त पीढ़ी अब तैयार हो चुकी है जो हर उम्र और हर फील्ड के लोगों को प्रेरणा देती है। टीम इंडिया की जीत की ये त्रिवेणी आज के भारत की पहचान है। ये भारतीय दिलों का हौसला बढ़ाती है, फक्र से सर ऊंचा करती है और एहसास दिलाती है कि ये नया भारत है
जो दुनिया के सभी मैदानों पर जंग फतह कर सकता है, अपने अंदाज में और आक्रामक तेवर में। मलेशिया में खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने ऊह आह और काश ऐसा होता कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची अंडर 19 भारतीय महिला टीम फाइनल में और भी ज्यादा आक्रामक दिखी। तेलंगाना की गोगंडी त्रिशा ने 7 मैचों में एक शतक के सहारे सबसे ज्यादा 309 रन बनाए और टीम की रंगत सबसे अलग साबित कर दी। बड़ी बात ये भी है कि दुनिया ने बेदी प्रसन्ना, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर की चौकड़ी की जो धूम 70 और 80 के दशक में देखी थी, कुछ वैसा ही कलात्मक नजारा अंडर 19 की गोल्डन जनरेशन के जरिए कुआलालंपुर में देखा। वर्ल्ड चैंपियन महिला अंडर 19 भारतीय टीम ने भी टूर्नामेंट में 4 स्पिनर्स खिलाए। फाइनल में भी अपने फॉर्मूले पर कायम रहे। बिना खौफ अपने अंदाज में मैदान मारने का ये दुस्साहस गोल्डन जनरेशन के खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों को अपने आप पर और इन पर सभी भारतीय खेल प्रेमियों को कमाल का भरोसा है। भारतीय स्पिनर्स का ये दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट ने लंबे समय बाद देखा है। परुणिका, आयुषी, वैष्णवी के साथ गोगांडी त्रिशा की चौकड़ी यानी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 1 लेग स्पिनर ने टूर्नामेंट में कुल 48 विकेट झटक लिए, यानी एक टूर्नामेंट में विकेटों का अर्धशतक भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। मैं क्रिकेटर रहा तो मेरी भी जर्नी काफी लंबी रही। उसके बाद फिर मैं किसी कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर वो बीड़ा जो है बेटी ने उठाया। तो बहुत टाइम हो गया इस सपने को देखते देखते। तो आज ये सपना बेटी ने पूरा किया, तो मेरे लिए और भी बहुत गर्व की बात है। जैसे मेरी परुणिका से बात होती थी तो कोचेज बोलती थी, कोचेज ने यही सलाह दिया कि आप जो बॉल डालते हैं, जैसा बॉल डालते हैं वही करना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। तो ये भी एक सक्सेस की बात है कि सब तीनों लेफ्ट आर्म है, लेकिन तीनों की वैरायटी अलग अलग है। शतरंज की बिसात पर ये मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के दिल टूटने की तस्वीर है। टाटा स्टील चेस मास्टर्स टूर्नामेंट में बेशक डिफेंडिंग और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ब्लिट्ज टाई ब्रेकर्स में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय फैंस के लिए मुंह छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही। 13-13 राउंड के मुकाबलों के बाद प्रज्ञानंद और डी गुकेश का मैच 8.5 और 8.5 अंकों की वजह से टाई ब्रेकर तक गया और फिर बाजी मारी दुनिया में दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेन्नई के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। सुपर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीतने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अदानी ग्रुप ऐसे होनहारों की परख पहले से ही करता रहा है और इन्हें सपोर्ट भी करता है। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को 2025 #टाटा स्टील चेस मास्टर्स में उनकी अभूतपूर्व जीत पर बधाई। विश्व चैंपियन गुकेश के नेतृत्व में भारत की शतरंज प्रतिभाएं और युवा ग्रैंड मास्टर्स की बढ़ती सेना दुनिया के शतरंज को एक बार फिर से परिभाषित कर रही है। भारतीय शतरंज का विकास कभी नहीं थमने वाला लगता है। It's really a golden generation. I mean, if you take Gukesh, Pragnananda, Nihal Sarin, these are really top players. They all have the potential to be in the top 10 and to fight for the highest title. So besides the fact that we have a lot of depth, lot of like they say, a pipeline of chess players, a bench, but we also have the absolute cream fighting for the very top position. So it looks very, very good for India in the coming years. And it inspires many people, and we get many more players coming into chess, and also chess. If chess grows, I'll be very happy, and I think it's happening already. भारतीय खेल प्रेमियों के लिए वसंत पंचमी की गर्माहट पूरे दिन बनी रही। सुबह से शाम तक जश्न का सिलसिला चलता रहा। कुआलालंपुर और हॉलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी धमाके होते रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को नौसिखुआ टीम की तरह रौंद दिया। भारत इस सीरीज को पहले ही अपने कब्जे में कर चुका था, लेकिन अमृतसर के अभिषेक शर्मा जैसे पूरी मुंबई को लूटने का इरादा लेकर मैदान पर उतरे थे। अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए और पूरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 97 रन पर सिमट गई। 37 गेंद पर शतक लगाकर सबसे तेज शतकों के मामले में वो रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा का ये स्कोर T20 में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होंने शुभमन गिल के 126 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मैच में अभिषेक ने 13 छक्के लगाए और T20 के किंग रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा
10 छक्कों का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। शायद कम लोग जानते हैं कि अभिषेक की काबिलियत के पीछे युवराज सिंह के साथ ब्रायन लारा, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों का भी बड़ा हाथ है। सबसे पहले आए थे राहुल द्रविड़ सर, जिन्होंने इसको अंडर 16, अंडर 19 उसमें इतनी इसको प्रैक्टिस कराई, इसको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, उनका भी काफी योगदान है राहुल द्रविड़ सर का। उसके बाद फिर आए लक्ष्मण जी, वीवी लक्ष्मण, उन्होंने इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई। ब्रायन लारा जो इसके आईपीएल के कोच थे, उन्होंने भी इसको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और बहुत ट्रेनिंग कराई। और ज्यादा जो टाइम है इसका युवराज सिंह के साथ है। जो यूवी का योगदान सबसे ज्यादा है कि यूवी ने इसको बहुत ही इसको प्रैक्टिस कराई और बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और इंटरनेशनल लेवल के बैटिंग करने इसको सिखाई। भारतीय खिलाड़ी मुंबई से लेकर मलेशिया और यूरोप तक, क्रिकेट से लेकर शतरंज, जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक लगातार छाए रहे। ये गोल्डन जनरेशन है। जो मैदान कोई भी हो, खेल कोई भी हो, भारतीय खिलाड़ी अपने तेवर, अपने अंदाज में खेलते हैं। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये खिलाड़ी या ये जनरेशन हारने से नहीं डरता है। और यही वजह है कि ये जनरेशन जब जीतती है तो अपने अंदाज में बड़ी जीत हासिल करती है, लगातार जीत हासिल करती है। इनमें कमाल का हौसला है और कमाल का आत्मविश्वास है। ये कल के चमकते सितारे हैं जो आज अपने आने की दस्तक दे चुके हैं। ये सितारे आज की ताकत हैं तो कल की गारंटी भी। गोल्डन जनरेशन की ये गारंटी भरोसा दिलाती है कि आज का भारत दुनिया के हर मैदान पर अपने ही अंदाज में रहकर जंग जीतना चाहता है। विमल मोहन के साथ एनडीटीवी इंडिया।